तो आपने बताया कि आपने सितंबर में प्लान किया और अभी हम वक़्त यानी 1 महीने, डेढ़ महीने के अंदर आप पुर्तगाल आके अपनी बायोमेट्रिक दे के बैठे हैं। वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़। आज हमारे एक और सब्सक्राइबर भी और हमारे दोस्त भी पाकिस्तानी भाई तबीर भाई पुर्तगाल आए हैं और डी8 वीज़ा पे आए हैं। तो आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस भी बताएँगे कि किस तरह ये पुर्तगाल आए हैं। तो ये बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस डी8 वीज़ा पे जैसे हमारी पहले बात हो रही थी, आप पुर्तगाल आए हैं। क्यों आपने पुर्तगाल को चूज़ किया और डी8 वीज़ा क्या होता है? थोड़ा-सा ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए इसके बारे में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने एक कंट्री में साइप्रस शायद किसी ने सुना हो, तो वहाँ पे मैंने 2.5 साल जॉब की। उसके बाद मैंने रिमोट जॉब स्टार्ट कर दी एक नई जो कि यूएस कंपनी की थी और अभी भी वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो मैं पाकिस्तान में कर रहा था लेकिन साथ ही साथ मैंने प्लान बनाया कि मैं एज़ अ स्टूडेंट यूके चला जाता हूँ और अपनी अपॉर्च्युनिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करता हूँ। तो एज़ अ स्टूडेंट 1 साल तो पता ही नहीं चला जॉब करने का मौका नहीं मिला, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, बस अपनी जॉब को कंटिन्यू किया साथ ही साथ एज़ अ स्टूडेंट भी। तो फिर वहाँ पे यूके में जो है एक बूम आने लग गया गवर्नमेंट की तरफ से, एक प्रेशर आने लग गया हर कैटेगरी के वीज़ा वालों को, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे 2 साल होने वाले हैं और मज़ीद आगे बहुत साल लग जाएँगे एक पक्के होने में, मतलब मुझे पेपर्स लेने में, पासपोर्ट लेने में। तो और अगर मैं उस चीज़ को कैरी ऑन भी करता तो मेरे बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाने थे, ठीक है? तो चूँकि मैंने फिर और मुल्कों को एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि डिजिटल नोमाद में पोर्चुगल भी है और उस पर जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैं अभी एलिजिबल नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं विद फैमिली हूँ, तो जो मेरी पे थी वो मेरी फैमिली को कवर नहीं कर रही थी। तो यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि मतलब हम 3 लोग हैं, मेरी 1 बेटी है और हम हस्बैंड-वाइफ, तो ये मेरी फैमिली है। तो वो मैं एलिजिबल नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने चैटजीपीटी कर ली और मुख्तलिफ़ लोगों से पूछ के एक लिस्ट इकट्ठी कर ली कि जो है मुझे क्या चाहिए। तो फिर मैं चुप करके बैठ गया लेकिन मेरा मौका नहीं लग रहा था कि क्या करूँ? फिर मैंने अपनी कंपनी से बात की, अपनी पे बढ़वाई क्योंकि मैं उनके साथ मोर देन 2 इयर्स जॉब कर रहा था और लकीली मेरी पे बढ़ी तो मैं एलिजिबल हो गया, इसलिए फिर मैंने पुर्तगाल को चूज़ किया। में डी8 वीज़ा या डिजिटल नोमाद वीज़ा की जो मेन रिक्वायरमेंट में सैलरी होती है और आप एक किसी थर्ड कंट्री में रिमोट एम्प्लॉय होने चाहिए। सैलरी की स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट होती है उसमें? अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूँ तो जो पोर्चुगल की बात करते हैं इनका रूल ये है कि आपकी सैलरी जो है, जो यहाँ की नेशनल सैलरी है उससे 4 टाइम्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं अप्लाई कर रहा था मैंने सोचा तो फ़ेब 2025 में था लेकिन अप्लाई मैंने आई थिंक सितंबर में किया। तो नेशनल उनकी सैलरी सेम ही थी, वो थी 840 गालबन, अगर मैं ऊपर-नीचे नहीं कर रहा, 840 यूरो। तो मल्टीप्लाई बाय 4 वो बन रही थी तकरीबन 3250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आप मान लें सिंगल बंदे की अब ये चाहिए, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि सैलरी यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर देंगे, 920 समथिंग कर देंगे, तो उसको मल्टीप्लाई 4 करके वो कैलकुलेशन ईज़िली निकल आएगी। तो आपने बताया कि आपने सितंबर में प्लान किया और अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं नवंबर में। वक़्त यानी 1 महीने, डेढ़ महीने के अंदर आप पुर्तगाल आके अपनी बायोमेट्रिक दे के बैठे हैं। क्या एक्सपीरियंस है? कैसे रहा और कितना आपने इसमें स्ट्रगल किया? स्ट्रगल इतनी मुझे करनी नहीं पड़ी, बस मुझे जो है अपनी सैलरी बढ़वाने में थोड़ा टाइम लग गया और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में मुझे 1-2 महीने लग गए क्योंकि इसमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका सैलरी डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है वो पीसीसी है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो चूँकि मैं यूके में था और मुझे पीसीसी चाहिए था और मैंने वो आई थिंक जब मैंने प्लान किया था और सैलरी की बात की थी अपनी, तो मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली, तो वो मेरा एक्सपायर हो गया था। लेकिन फिर भी मैं अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन अपीयर हो गया था कि अगर मेरा एक्सपायर भी हो गया है लेकिन मैं शो अप करूँ कि मैं आया हूँ और मेरे लिए अब क्या चांसेस हैं। तो मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया उन लोगों ने, वीएफएस वालों ने, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। उन लोगों ने मुझे मैनुअली एक और अपॉइंटमेंट दे दी। अब मुझे नहीं पता ये नॉर्मली केस में होता है या नहीं,
जिस सूरत में मुझे एक नया पीसीसी बनवाना पड़ा, तो थोड़ा टाइम इस वजह से लग गया। तो आपने पुर्तगाल आए और आपका यहाँ का 1 आध महीना जो अभी तक के गुज़रा है और आपने वो जो बायोमेट्रिक दिए हैं यहाँ आयमा में, उसका भी एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बताइएगा? क्योंकि मैंने एक सर्विस ली थी, तो उसके साथ ये फ़ायदा हो गया मुझे कि मुझे गाइडेंस भी मिलती रही और साथ ही साथ एक लॉयर था मेरे साथ। तो बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, आप किसी भी ऑफ़िस में जाते हैं। तो लॉयर होने की वजह से मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। वो पुर्तगीज़ में सारा उसने टेक केयर किया और मेरे साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट किया, तो कोई मसला नहीं आया। तो आइमा वाला जो प्रोसेस है वो अब तक सिर्फ़ मेरी हुई है, अभी वाइफ़ और बेटी की रहती है अपॉइंटमेंट, वो जनवरी में है। लेकिन एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली गया। अच्छा, नबील भाई जो लोग यहाँ पे आपके जैसे रिमोट इनकम करते हैं किसी और कंट्री से, ये बताएँ कि आपने और भी जगहों की वर्किंग की तो पुर्तगाल अब आपको 1 महीने में जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको लग रहा है आप सही ट्रैक पे हैं या यहाँ आके आपको क्या फीलिंग्स है आपकी? बिल्कुल, मैंने जब स्टडी किया था डिजिटल मार्ट को, तो 3-4 कंट्रीज़ थी मेरी लिस्ट में, जिनमें एक माल्टा था, वो भी यूरोप है, शेंजन है। उसके बाद पुर्तगाल था, एक स्पेन था और एक दुबई था, ठीक है, यूएई। तो यूएई में लेकिन मिल तो जाता है आपको, मैंने पाकिस्तान से अप्लाई भी किया था, मिल भी गया था वीज़ा मुझे। लेकिन फर्दर आपको रेज़िडेंसी लेनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ द डे पेपर नहीं मिलते, आप पक्के नहीं होते। तो इस वजह से मुझे नहीं वो कंटिन्यू किया। स्पेन का भी मैंने किया था, लेकिन शायद उसमें भी एलिजिबिलिटी मेरी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो आई थिंक पर मंथ सैलरी पे कंसीडर नहीं करते, आपकी पर ईयर सैलरी जो है उसको देखते हैं, तो उस पे आई थिंक मैं एलिजिबल नहीं था। पुर्तगाल को मैंने एक इसलिए किया, एलिजिबिलिटी जब मेरी हो गई पूरी सैलरी बढ़ने के बाद, चूज़ के यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स आपको पासपोर्ट मिल जाता है, जो कि अभी ज़ेर बहस है। लॉट यस, यस। बिल्कुल, देयर आर समथिंग जो कि अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं या उसमें भी चेंजेज़ आ रही हैं, वो कोर्ट तक जा चुके हैं, अब उसका क्या फ़ैसला होगा वो तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन एक चांस है, आप यूरोप में आ सकते हैं, मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं, आपके आस-पास अच्छे मुल्क हैं। पुर्तगाल भी अच्छा ही है ऑब्वियसली, लेकिन बड़ी इकॉनमी वाले मुल्क भी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना लर्निंग करके आगे जा सकते हैं। ओ अच्छा, कुछ लोगों का इस हवाले से जिनसे मेरा भी राब्ता होता है, वो पूछते हैं कि यहाँ पे जो जब हम इतनी इनकम दिखा रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ के टैक्स को भी यानी उस इनकम पे हमें यहाँ टैक्स देना पड़ता है? या क्योंकि ये थर्ड कंट्री से आने वाली इनकम है, तो इसमें टैक्स के हवाले से अगर कोई आपके पास नॉलेज है तो बताएँ? थोड़ा-सा नॉलेज है, इतना क्योंकि मैंने भी ना टैक्स पे किया है और ना ये भी मुझे ज़रूरत है। जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि 6 मंथ्स आपको टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि जब तक आप 180 डेज़ कंट्री में नहीं गुज़ारते, आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है? तो आफ्टर 6 मंथ्स, पहले तो मुझे 2 साल का कार्ड मिलेगा, ठीक है? तो मेरे पास ये है कि 6 मंथ्स मुझे नहीं देना, लेकिन जो मेरे अदर मंथ्स बचते हैं 2 इयर्स को कंप्लीट करने में, मुझे टैक्स देना है। जिसका मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है कि इसमें भी आप कोई सर्विस लेके अपना एक लूप होल्स होते हैं, आप किसी ना किसी तरह वो कम कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे परसेंटेज वगैरह इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन ये श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ पे करना है। एग्ज़ैक्ट, राइट। तो आपको यानी जो लोग अगर आपकी जैसे सिनेरियो पे हैं कि वो थर्ड कंट्री से कहीं से रिमोट इनकम कर रहे हैं, तो वो पुर्तगाल आके यानी पुर्तगाल आने के लिए डी8 वाले पाथ को चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या उनको लेट्स सपोज़ अगर कोई ये वीडियो पाकिस्तान से या इंडिया से देख रहे हैं और वो इंडिया में ही या पाकिस्तान में ही किसी और सिटी में रिमोट एम्प्लॉय हैं, तो क्या वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं या उनको किसी और कंट्री में रिमोट एम्प्लॉय होना चाहिए? जो मेरी नॉलेज है उसमें ये है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर नहीं, लेकिन किसी और कंट्री में आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप फ्रीलांसर होने चाहिए, ठीक है? और फिर आप एज़ अ डिजिटल नोमैड अपने आप को वो कर सकते हैं। अगर आप अपनी ही कंट्री में कोई जॉब कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो डिजिटल नोमैड में आएगा, वो एक नॉर्मल उसी कंट्री के लिस्ट में आएगा। क्योंकि आपको डिजिटल नोमैड की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी जॉब कर सकते हो। तो पुर्तगाल को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, उनको कोई इतराज़ नहीं है कि अगर वो पुर्तगाल भी आ जाएगा,
तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू करे। जॉब बाहर रह गया, ठीक है सही। इसमें अगर कोई ऐसे लोग जो यहाँ लेट्स सपोज़ कोई पाकिस्तान में है और वो पुर्तगाल से अपना वो दिखाएँ कि मैं यहाँ पे किसी कंपनी में डिजिटली वर्क कर रहा हूँ, या रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, तो क्या उस सिनेरियो में पॉसिबल होगा? लेट्स सपोज़ अगर किसी बंदे की हर कोई यहाँ पे चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को, अपने भाइयों को किसी तरह बुलवाएँ। अगर वो उनकी पुर्तगाल में कंपनी है और वो अपने उस भाई को या अपने उस रिलेटिव को उस कंपनी में एम्प्लॉयी दिखाएँ और इतनी सैलरी दिखाएँ, तो क्या ये पॉसिबल है, या उसके लिए भी आपको ना तो आप अपनी होम कंट्री और ना ही पुर्तगाल, किसी और कंट्री से आपके पास जॉब होनी चाहिए? आई थिंक मेरे नॉलेज के मुताबिक वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर डिजिटल नमाद कैटेगरी में यानी D8 कैटेगरी में नहीं आता। अगर वो बिज़नेस में है और अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहता है या किसी भी मेंबर को, तो वो आई थिंक 2 है, D2 उसमें आ जाएगा। तो उसका एक अपना एक क्राइटेरिया है। तो इन शॉर्ट नहीं। बहुत से लोग मुझसे भी राब्ता करते हैं और वीडियो की तवज्जुह से काफ़ी लोग राब्ता करेंगे। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इसमें चाहते हैं जेनुइनली, जो इस पूरे क्राइटेरिया को मीट करते हैं और वो कहीं स्टक हुए हुए हैं, तो इस हवाले से वो गिवन नंबर पे राब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेहतर रहनुमाई भी कर सकें। रवि भाई, अगेन बहुत शुक्रिया आपका।